हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं आव्यू। कक्षा 12 का मैथ है और जो ये मैथ है ये बिल्कुल एनसीईआरटी बुक बेस है, यानी कि एनसीईआरटी बुक में जो जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको कराएंगे। आव्यू का मतलब होता है मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर है 3rd। ठीक है, अब देखो ये आव्यू होता क्या है। सबसे पहली बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। यदि आपको किसी पीडीएफ वगैरह की ज़रूरत है तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप एडवांस एजुकेशन पॉइंट सर्च करके जा सकते हैं गूगल पर, हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आव्यूह होता क्या है। देखो, आव्यूह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्रकार के एक बॉक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं हम आव्यूह। ठीक है, अब ये होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है, उन सबको हम अगले पेज पर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने आता है कि आखिरकार आव्यूह होता क्या है। तो मैंने कहा कि आव्यूह को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इसे आव्यूह बोलते हैं। ठीक है ना, इसमें इसमें क्या होता है ना, इस आव्यूह में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस प्रकार से ये जो ए बी सी डी होते हैं, ये अंदर जो होते हैं इन्हें बोलते हैं अवयव। ये क्या होते हैं, अवयव होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की जो ये संरचनाएं होती है इन्हें बोलते हैं R1 R2 R3। ठीक है, ये होते क्या है, R1 R2, आर का मतलब होता है रो, रो का मतलब होता है पंक्ति, यानी कि ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से जो होते हैं उन्हें बोलते हैं पंक्ति। और जो इस प्रकार से होते हैं, जैसे मैंने अभी ग्रीन किया, ये इन्हें बोलते हैं कॉलम C1 C2 C3। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इसके स्तंभ। इन्हें क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, ये स्तंभ हो गए, ठीक है, और ये पंक्तियां हो गई हमारी, ये स्तंभ हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें समझना है कि इसकी कोटि क्या होती है। ठीक है ना, कोटि क्या होती है, कोटि किससे कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि इसे आव्यूह कहते हैं। इसके अंदर इस प्रकार से जो होते हैं उन्हें पंक्ति कहते हैं, इस प्रकार से जो होते हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। ठीक है ना, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है किसी भी आव्यूह की कोटि। यानी कि पंक्तियों की संख्या इसे रिप्रेजेंट करते हैं m से, और जो स्तंभों की संख्या होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं n से। यानी कि m गुणा n ही क्या होती है, आव्यूह की कोटि होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके अंदर कितनी पंक्ति है, 1 2, यानी कि इसके अंदर दो तो पंक्तियां हैं, यानी कि दो पंक्तियां होंगी। ठीक है, बात करेंगे इसके अंदर स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तीन इसके अंदर स्तंभ है, तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 2 गुणा 3 होगी। और इसके अंदर जो अवयवों की संख्या होगी वो 3 दूनी 6, अवयवों की संख्या कितनी होगी, वो 6 होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। हम बात करते हैं अवयव के प्रकार। देखो, अवयव कितने ही प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे उनमें आपका अधिस अवयव होगा सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, आइडेंटिटी, यानी कि जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण होगा वो होगा विकर्णावयव। ठीक है, इन सब के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास कि स्तंभावयव क्या होता है। स्तंभावयव जिसके अंदर, ऐसा अवयव जिसके अंदर केवल और केवल एक स्तंभ हो। ठीक है ना, जिसके अंदर केवल और केवल एक ही स्तंभ हो, यानी कि C1 C की वैल्यू कितनी हो, एक ही हो, और पंक्ति कितनी भी हो सकती है, पंक्तियों की संख्या चाहे कितनी भी हो, उसे स्तंभावयव कहते हैं। बात करेंगे पंक्ति अवयव की, ऐसा अवयव जिसके अंदर केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, केवल और केवल क्या हो, एक ही पंक्ति हो, और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हम पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है ना, वर्ग अवयव, ऐसा अवयव जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या क्या हो, बराबर हो, पंक्तियों की संख्या बराबर हो स्तंभों की संख्या के। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ग अवयव कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आप देखोगे पंक्तियों की संख्या भी 3 है और स्तंभों की संख्या भी 3 है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4, ये क्या है,
पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 2, यानी कि ऐसा अवयव जिसके अंदर पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ग अवयव कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट आता है विकर्ण अवयव। अब ये विकर्ण अवयव क्या होता है, ठीक है ना, विकर्ण अवयव, ठीक है ना, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर, ठीक है ना, जिसके विकर्ण पर कुछ भी अवयव हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी अवयव हो सकते हैं, लेकिन जो उसके अलग अवयव होंगे, ठीक है ना, जो अन्य अवयव होंगे वहां पर क्या होगा, वहां पर 0 0 होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार का अवयव आपका क्या कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, बात करेंगे अदिश अवयव की। अदिश अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव, ठीक है ना, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर, ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर सेम वैल्यू हो, जैसे 2 2 2, ठीक है, या फिर 3 3 3, ऐसा अवयव, ऐसा विकर्ण अवयव क्या कहलाता है, आपका अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए मेरी बात को दोबारा से, कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण पर सेम क्या हो, सेम अवयव हो, यानी कि एक ही शकल के अवयव हो, ऐसा अवयव क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा विकर्ण अवयव या ऐसा अवयव जिसके विकर्ण पर केवल और केवल एक एक ही अवयव हो, एक एक का मतलब यानी कि जो अवयव की वैल्यू होगी वो एक ही होनी चाहिए तीनों जगह, ऐसा अवयव क्या कहलाता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, देखो इस वीडियो को आपको बार बार देखना है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा बार देखिए, ताकि आप लोगों को ये जो बेसिक फंडामेंटल है ये आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, शून्य अवयव, 0 अवयव, ऐसा अवयव जिसके ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हों, 0 0 हों, ठीक है, ऐसा अवयव क्या कहलाता है, शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये तो थी भाई बात आपके अवयव के प्रकार की। तो क्या क्या प्रकार हमने बताए, सबसे पहला आता है स्तंभ अवयव, उसके बाद आता है पंक्ति अवयव, उसके बाद वर्गावयव, उसके बाद विकर्णावयव। तो इंपॉर्टेंट है वर्गावयव, आपका विकर्णावयव, अदिशावयव और आपका तत्समक अवयव, ये इंपॉर्टेंट अवयव। सबसे लास्ट में आता है आपका शून्य अवयव, यानी कि 6 प्रकार के आपके अवयव होते हैं, 7 प्रकार के। ठीक है, अब हमें देखना है कि अवयव की समानता क्या होती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सोल्व भी करेंगे। तो यहां पर देखना है कि इक्विलिटी मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो दो अवयव, ठीक है ना, दो अवयव हमारे पास, वे समान कहलाते हैं यदि वे समान कोटियों के हो, यानी कि उनकी कोटियां समान हो और ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बी के संगत अवयव के समान हो। जैसे मैं कहता हूं कि ए बी सी डी और दूसरा अवयव है मेरे पास ए बी सी डी, तो ये दोनों अवयव समान होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे सी है यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे डी है यहाँ पे भी डी है। ये दोनों अवयव क्या होंगे, ये दोनों अवयव समान, दोनों अवयव क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन यदि मैं लिखता हूं क्या, ए बी सी डी और मैं लिखता हूं दूसरा अवयव बी ए डी सी, ठीक है, तो ये दोनों अवयव समान नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर ए है वहां पर यहां पर क्या आ गया, वहां पर यहां बी आ गया। ठीक है, संगत का मतलब होता है कि जहां पर ए है उसी के ही दूसरी साइड दूसरे अवयव में भी उसी के जैसा अवयव होना चाहिए ए। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि समान अवयव क्या होती है या अवयव की समानता क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। आप सब आराम से सोल्व कर पाओगे, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रख के इन सभी सवालों को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि अवयव की कोटि बताइए। तो अवयव की कोटि देखो 1 2 3, यानी कि 3 तो इसके अंदर पंक्ति है, 1 2 3 4, 4 इसके अंदर कॉलम है, तो इसकी जो कोटि होगी वो कितनी होगी, 3 गुणा 4 इसकी कोटि हो गई। ठीक है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि इसके अवयवों की संख्या, तो 4 से कितना होता है 12, तो 12 इसके अंदर अवयवों की संख्या हो गई। अब बात कह रहा है कि अवयव A3 बताइए। A3 देखो ये जो A13 का 1 का मतलब होता है रो, ठीक है ना, और जो 3 है ये लास्ट वाला है, इसका मतलब होता है कॉलम, यानी कि पहली पंक्ति में तीसरा कॉलम। तो यहां पर ये क्या बना 19, यानी कि A13 बराबर कौन सा अवयव आ गया, 19 आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे A21 की। A21 ध्यान से देखो, A21 का मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब हुआ A
2 1, यानी कि दूसरी तो पंक्ति और पहला क्या, पहला कॉलम जहां पर कटा वो अवयव क्या होगा, 2 1 होगा। तो ये आ गया 35। बात करेंगे A33 की, ठीक है ना, यानी कि तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तीसरी पंक्ति कौन सी है मेरे भाई, तीसरी पंक्ति ये रही, तीसरा कॉलम ये रहा, तो ये आ गया -5। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है A24 ये क्या होगा और A23 ये क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, ये आप लोगों का होमवर्क है। और वीडियो को पॉज करके इसका तुरंत आंसर अभी कमेंट सेक्शन में बताना है, इतना हार्ड काम नहीं है, ठीक है ना। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से इन सभी चीज़ों को सीखें तो आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। आपको अभी वीडियो को पॉज करके पहले इनका जवाब देना होगा, उसके बाद आगे बढ़ना होगा, तभी आप एक पर्टिकुलर क्लास की तरह यहाँ पर अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी अवयव, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, यानी कि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, यदि इनमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होगी। देखो बात है कि जब 24 क्या हो, 24 आपके अवयव हों, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पंक्ति हो और 24 कॉलम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 24 कॉलम हो एक पंक्ति हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 पंक्ति हो और 12 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है कि 12 पंक्ति हो और 2 कॉलम हो, ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 पंक्ति और 8 यहाँ पर क्या हो, कॉलम हो, या फिर 8 पंक्ति और 3 कॉलम हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 4 से भी कट जाएगा, 4 पंक्ति और 6 कॉलम हो, या फिर 6 पंक्ति 4 कॉलम हो। ठीक है, और किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 आ ही गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी, 8 होंगी। लेकिन यदि अवयव 13 होंगे, तो इसकी कोटियां क्या संभव होगी, या तो एक पंक्ति होंगी और 13 कॉलम होंगे, या फिर 13 पंक्ति होंगी और एक कॉलम होगा। यही इसकी 2 पंक्तियां, 2 क्या होंगी, 2 कोटियां संभव होगी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और देखो यहां पर 18 अवयव दिया है, यहां पर 5 अवयव दिया है, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को पिछला क्वेश्चन सोल्व करके बताया, तो आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में अभी बताना है कि यदि 18 अवयव होंगे तो कितनी कोटियां होंगी और 5 अवयव होंगे तो कितनी कोटियां होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 2 गुणा 2 का एक अवयव ए है, तो इसकी रचना कीजिए और जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार है। तो हमें यहाँ पर इन्हें सोल्व करना है। तो देखो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका, बाकी का क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है ना। देखो 2/2 का मतलब हो गया कि एक A11 A11 A12 A21 और A22, ठीक है, इस प्रकार का अवयव है। तो हमें सबसे पहले निकालना है A11। तो A11 निकालने के लिए I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन ही सोल्व कर रहा हूं। तो 1 + 1 का स्क्वायर बटे 2, तो ये बटे 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 बटे 2, 2 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, यानी कि A11 की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे, A12 की। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, तो ये कितना आ गया आपका, 9 बटे 2 आ गया। फिर A21 निकालेंगे, 21 का मतलब क्या हो गया, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर और बटे 2। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे भाई, A22 की वैल्यू। तो I की वैल्यू, ये I की वैल्यू, ये J की वैल्यू। ठीक है, तो ये 2 + 2, भाई यहाँ पर I और J रखेंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, तो 2 दूनी 4, 4 का वर्ग करेंगे 16 बटे 2, तो 2 से कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो हमारा जो अवयव बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 9 बटे 2, 9 बटे 2 और क्या बनेगा, 8 हमारा अवयव बनेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को इस सवाल को कैसे करना है। ठीक है, तो आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होमवर्क में अभी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है सोल्व करके इन्हें, और इसका भी जवाब आपको अभी कमेंट सेक्शन में देना है। किस लिए देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, आप लोग समझ गए होंगे कैसे इन सवालों को हमने सोल्व किया। या फिर चलिए मैं एक और सवाल आप लोगों को सोल्व करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला सवाल मैं और आप लोगों को सोल्व करा देता हूँ, दूसरे वाला आप लोगों को तीसरे सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, तो मैं इस सवाल को अगले पेज पर उठा लेता हूँ। ये आ गया भाई। अब देखो 2/2 का है, यानी कि हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, A11 की, A12 की।
फिर A21 की, फिर A22 की। ठीक है, तो A11 निकालेंगे यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1। फिर A12 की यानी कि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2। फिर A21 की यानी कि I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 यानी कि आ गया कितना 2। फिर A22 यानी कि 2/2, भाई I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 2 यानी कि आ गया 1। तो अवयव क्या बन गया 1, 1/2, 2 और 1। ये हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब मुझे अभी कमेंट सेक्शन में, वीडियो को पॉज करना है, सवाल को सोल्व करना है। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन नहीं हुआ। बस इतना आप लोगों को टाइप कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा आप लोग एज अ अपनी, जैसे आप अपनी क्लास में पढ़ रहे होते हैं उसी प्रकार से आप यहाँ पर पढ़ोगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे डाउट क्लास में मैं आपके ले दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए। ठीक है ना, इसकी हमें रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित है। 3 × 4 का मतलब समझते हैं, यानी कि 3 तो पंक्तियां हो गई और 4 कॉलम हो गए। ठीक है ना, यानी कि A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। ठीक है ना, इस प्रकार का अवयव आप लोगों को बनाना है। ठीक है, अब देखो आप लोगों को हो सकता है कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लग रही होंगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन आसान तब है जब आप लोग इसे सोल्व करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ और पहला वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहीं पर सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम A11 की वैल्यू। तो देखो 1/2 है। ठीक है ना, देखो -3 गुणा I की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, और प्लस का J की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 3 एकम 3 और प्लस का 1 कितना बना -2। -2 मापांक की वजह से क्या हो गया +2, यानी कि 1/2 गुणा 2, तो 2 से 2 गया कितना आया 1। ठीक है, फिर वैल्यू निकालेंगे A12 की। ठीक है, 1/2। ठीक है, मापांक -3 की गुणा 1 में करेंगे -3 प्लस 2, तो कितना बचेगा -1, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, फिर निकालेंगे A13 की। तो 1/2। ठीक है, मापांक -3 की गुणा 1 में करेंगे -3 प्लस के 3। देखो -3 और प्लस के 3 0, तो ये वैल्यू आ गई 0। फिर किसकी वैल्यू निकालेंगे A14 की। तो 1/2। ठीक है ना, मापांक -3। ठीक है ना, और प्लस के 4, तो ये प्लस की 1 आ गया, तो ये कितना आ गया 1/2 वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे A21 निकालेंगे। A21 निकालने के लिए 1/2। ठीक है ना, -6 और प्लस का 1, तो कितना बचा -5, तो 12 प्लस के आ जाएंगे तो 5/2। ठीक है, फिर निकालेंगे A22 की वैल्यू। तो 1/2। ठीक है ना, -6 प्लस के 2, फिर कितना बचेगा +4, तो +4 यानी कि +4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर A23 निकालेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा 23 निकालेंगे तो 1/2 -3 गुणा 2 -6 और प्लस के 3, तो -3 बचेंगे, -3 मापांक के 12 आएंगे तो +3, तो 3/2। फिर A24 निकालेंगे तो 1/2। ठीक है ना, -6 प्लस के 4। ठीक है, तो देखो -2 बचेंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे, 2/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर निकालेंगे A31, तो A31 का मतलब 1/2। ठीक है ना भाई, 3 तिया 9, -9 प्लस का 1, तो कितना बचेंगे +8, यानी कि 1/2 गुणा 8, तो 2 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर निकालेंगे A32, तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर -9 और प्लस के 2, तो कितना बचेगा -7 बाहर निकल कर +7, तो 7/2। फिर A33 निकालेंगे तो 1/2 -9 और प्लस का 3। ठीक है, बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो -6 बचेगा, बाहर आएगा कितना हो जाएगा +6। ठीक है भाई, -9 में से 3 जोड़ेंगे, -9 में 3 जोड़ेंगे तो -6, मापांक की वजह से 12 आएगा तो +6/2, तो 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार। फिर किसकी वैल्यू निकालनी है A34 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है A34 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 1/2। ठीक है ना, मापांक -9 और प्लस के 4, तो कितना बचेगा -5 बाहर आएंगे तो +5, तो 5/2। तो यहाँ से जो आपका अवयव आएगा,
ठीक है ना, अवयव आएगा वो क्या आएगा भाई, a11 की वैल्यू, a11 की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है ना, a11 की वैल्यू क्या थी भाई 1, तो मैं यहाँ पर रखूंगा 1, ठीक है ना। फिर a12 की वैल्यू 1/2, फिर a13 की वैल्यू 0, फिर a14 की वैल्यू 1/4, ठीक है, फिर a21 की 5/2, a22 की 2, ठीक है ना, a23 की 3/2, ठीक है ना, फिर a24 की 1, फिर 4, फिर 7/2, फिर a33 की 3, और फिर कितनी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन हार्ड लगा है? मेरे ख्याल से तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड नहीं है, हार्ड आप लोग बनाते हैं। यदि क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप लोगों का ध्यान क्वेश्चंस पर नहीं है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहे, इसका मतलब ये है। अदरवाइज क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो, ठीक है ना, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। देखो यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये y है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि ये क्या है समान है। 3 है, यहाँ पर क्या है z है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। x है, x की वैल्यू यहाँ पर कितना है 1 है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 बराबर 5 हो गया। ये हो गया पहला सवाल, ठीक है। इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, 2 है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है 5 प्लस जेड है, यहाँ पर भी 5 है। देखो 5 प्लस जेड, 5 प्लस जेड बराबर 5 है, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, भाई 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है ना, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा 0। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर कैसे काट दिया, गलत काट दिया आपने। देखो मैं कह रहा हूँ कि 5 प्लस जेड बराबर क्या है 5 है, तो 5 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस, तो जेड बराबर 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा 0, यानी कि जेड की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 6, और x इंटू वाई बराबर कितना है, x इंटू वाई बराबर है 8, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकल सकती है वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर x y है, ठीक है, 8 क्या होता है 8 2 और 4, ठीक है ना, यानी कि या तो x की वैल्यू 4 रख लो, ठीक है, y की वैल्यू 2 रख लो, या फिर x की वैल्यू 2 रख लो और y की वैल्यू 4 रख लो, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू या तो 2 है या फिर 4 है, y की वैल्यू या तो 4 है या फिर 2 है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी। बचा क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 9, और x प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 5, ठीक है। देखो यदि मैं इनमें से इससे घटाता हूं तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, y बराबर आ गया 4, ठीक है। फिर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 9, और यहाँ पर y प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 7, तो यहाँ से जब इन्हें मैं आपस में घटाता हूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना, x बराबर कितना आ गया 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6, तो z बराबर कितना आ जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो z की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे ख्याल से आप लोग इनके मान आराम से निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आता है। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं यार कैसे क्वेश्चन आ गए, ये मुझसे होंगे भी नहीं भी होंगे, ठीक है। इस उलझन में रहोगे तो आपसे क्वेश्चन कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, a माइनस बी की जगह पर क्या दिया गया है माइनस का 1 दिया गया है, ठीक है ना, 2a, फिर यहाँ पर 2a प्लस सी बराबर क्या दिया गया है 5 दिया गया है। फिर यहाँ पर देखो 2a माइनस बी बराबर क्या दिया गया है 0 दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये क्या दिया गया है 3c प्लस डी बराबर कितना दिया गया 13 दिया गया है। हमें इनके मान निकालने हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2a बराबर कितना हो गया b, ठीक है ना, 2a बराबर कितना हो गया b, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर a बराबर ये b माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो -1 प्लस b, ठीक है। अब देखो ये b इधर क्या है, ये -1 है, इधर आकर +1, यानी कि a प्लस 1 बराबर क्या हो गया b, यानी कि b की वैल्यू आ गई a प्लस 1, तो b की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा 2a बराबर a प्लस 1, ठीक है। ये a इधर प्लस का इधर आकर माइनस, तो a बराबर कितना आ गया 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। a की वैल्यू यदि मैं यहाँ पर रख दूंगा तो b बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि b की वैल्यू आ गई 2। जब b की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो 2 एकम 2 प्लस के c बराबर 5,
तो सी बराबर कितना आ गया भाई, 5 में से 2 घट जाएंगे, कितना बचेगा 3, तो सी की वैल्यू आ गई 3। देखो 3 में यहाँ पर रख दूंगा, 3 तिया 9 प्लस डी बराबर कितना है 13, 9 इधर प्लस का इधर आकर माइनस, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू आ गई 4। तो मेरे ख्याल से इतना आसान सवाल आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे हमें सवाल को सोल्व आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि एक वर्ग अवयव होगा। देखो मैंने आप वर्ग अवयव में बताया था कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वो बराबर होती है स्तंभों की संख्या के, यानी कि m की वैल्यू बराबर होगी n के, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट सवाल देखो क्या है भाई। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने, नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि यहाँ से आपको x और y के मान निकालने हैं। ठीक है ना, देखो x और y के मान निकालना कितना आसान है, इसे इसके बराबर रख दो। ठीक है ना, तो y माइनस 2 बराबर 5। ठीक है, ये इधर माइनस का इधर जाकर प्लस का, तो y बराबर कितना आ गया 7। अब देखो y बराबर 7 कहाँ पर है, ठीक है ना, y बराबर 7 यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ना ही ये होगा। ठीक है ना, x बराबर देखते हैं, तो ये देखो कितना है यहाँ पर 3x प्लस 7 बराबर कितना दिया गया है 0। भाई इसकी तुलना इसके साथ होगी, समान है अवयव। ठीक है, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 7। ठीक है, माइनस के 7। ठीक है, और ये क्या है, ये यहाँ पर गुणा में इधर जाकर भाग में, तो x बराबर माइनस के 7/3। ठीक है, ये तो नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, जब ये नहीं मिल रहा है तो कोई और सा होगा। ठीक है, देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं ये इसके बराबर होना चाहिए भाई। ठीक है, यानी कि 2 माइनस 3x बराबर किसके होना चाहिए 4 के, तो ये इधर जाकर प्लस ये इधर आकर माइनस, तो 3x बराबर हो जाएगा 2 माइनस के 4, तो बचेगा कितना माइनस के 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2/3। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x बराबर माइनस के 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, और एनडीए एयरफोर्स वगैरह में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठ कर आते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू एन। ठीक है, यानी कि जितनी कोटि होती है। ठीक है ना, या कह सकते हैं 2 की पावर कोटि। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी m गुणा n, यानी कि क्या हो जाएगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कितना भाई, राइट आंसर हो जाएगा आपका 512। ठीक है, तो ये था भाई आपकी एक्सरसाइज 3.1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो एक्सरसाइज 3.1 है ये अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, आप लोग अच्छे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।